आज अपन लोग राजा राम मोहन राय के विचारों के ऊपर चर्चा करेंगे। उनके धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक विचार क्या थे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि ये इसमें दो तीन टॉपिक हैं, जैसे विचार, उनके राजनीतिक विचार, सामाजिक विचार, धार्मिक विचार देखे थे, देखेंगे आज। और कल देखा था अपन लोगों ने भारतीय पुनर्जागरण, और आज एक नया टॉपिक देखेंगे, राजा राम मोहन राय के विचार। पहले देखते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में, उनके राजनीतिक विचार क्या थे। राजा राम मोहन राय मुख्य रूप से तो धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों में से एक ही लगे रहे, परंतु परंतु उनके विचारों का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र पर भी पड़ा। मानवीय आदर्श और जन्मजात अधिकार तथा संपन्नता, स्वतंत्रता और बंधुत्व उनके प्रिय विषय थे। इन सभी के संबंध में उनके अपने विचार थे तथा सभी की रक्षार्थ उन्होंने प्रयत्न भी किए थे। सक्रिय राजनीति में भाग लेने के लिए उनके पास समय नहीं था, परंतु उनका व्यक्तित्व और उनके कार्य ऐसे महान थे कि राजनीतिक मान्यताओं, विचारों और प्रचलित व्यवस्थाओं पर उनके प्रभाव पड़े बिना न रह सका। उनके राजनीतिक विचार बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो उनका पहला विचार है स्वतंत्रता संबंधी विचार। पाश्चात्य प्रभावों में फ्रांस की राज्य क्रांति का प्रभाव हम राजा राम मोहन राय पर सबसे अधिक पाते हैं। उसका दृढ़ विश्वास था कि व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय पाने का जन्म सिद्ध अधिकार है। व्यक्ति की स्वतंत्रता उनके विचार से सर्वोच्च है। उनका चिंतन मुख्य रूप से उदारवादी था। उन्होंने सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता की भावना को अभिव्यक्त किया है। अतः धार्मिक के समान ही सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी उन्होंने स्वतंत्रता का समर्थन किया है। उनका मत था कि राजनीतिक क्षेत्र में पुरुष एवं नारी के अधिकार समान होने चाहिए। राजा राम मोहन राय की स्वतंत्रता प्रेस का दृष्टिकोण संकुचित नहीं था। उन्हें केवल भारत की स्वतंत्रता ही प्रिय नहीं थी, मनुष्य मान को स्वतंत्र देकर वे प्रसन्न होते थे। जब स्पेन में संवैधानिक शासन की व्यवस्था के समाचार मिले तो राजा मोहन राय इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सार्वजनिक भोज दिया। और जब यह समाचार मिला कि नेपल्स के नागरिकों पर शासक ने प्रतिबंध लगा दिए तो उन्हें बड़ी खिन्नता हुई। यह स्वतंत्रता प्रेम राजा राम मोहन राय की राजनीतिक का सार्वभौमिक अंग था। स्वतंत्रता के प्रति उन्हें गहरा लगाव था। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता ही उनका मुख्य रूप से प्रिय थी और इस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए वे आत्मानुशासन को मुख्य साधन मानते थे। वे व्यक्ति और राष्ट्र दोनों ही के लिए स्वतंत्रता को आवश्यक एवं महत्वपूर्ण मानते थे। बिपिन चंद्र पाल ने उनकी जन्म शताब्दी की अपनी पुस्तक में इस महत्वपूर्ण तथ्य को उजागर किया है कि राजा राम मोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता का संदेश दिया। वे चाहते थे कि भारत में शीघ्र प्रजातंत्रात्मक शासन की स्थापना हो और वह विश्व के अन्य स्वतंत्र राष्ट्रों के समक्ष खड़ा हो सके। अब दूसरा
उनका विचार है प्रेस तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी विचार। राजा राम मोहन राय विचारों की अभिव्यक्ति तथा प्रेस की स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से आवश्यक मानते थे। उन्हें इन पर कोई बंधन स्वीकार नहीं था। प्रथम बांग्ला पत्र संवाद कौमुदी का संपादन 1819 में स्वयं उन्होंने ही किया था। तदंतर 1822 में उन्होंने मिरात उल अखबार नाम से एक फारसी पत्र का प्रकाशन भी आरंभ किया, परंतु अब तक ब्रिटिश सरकार इस संबंध में सतर्क होकर सोच विचार कर चुकी थी। 1823 में यह घोषणा की गई कि बिना सरकार की पूर्वाज्ञा के कोई भी समाचार पत्र नहीं प्रकाशित किया जा सकता, परंतु राजा राम मोहन राय साधारण दब्बू व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने एक स्मरण पत्र तैयार किया और कलकत्ता के प्रतिष्ठित लोगों के उस पर हस्ताक्षर कर सुप्रीम कोर्ट में घोषणा के विरुद्ध उसे प्रस्तुत किया। साथ ही उसकी एक प्रतिलिपि ब्रिटिश सम्राट के पास भेजी, परंतु उसे स्वीकृति न मिली। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने भारतीय पत्रकारिता की नींव डाली। उन्होंने इस हेतु लगातार प्रयत्न किए कि भारत में प्रेस की तथा विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। के दामोदरन का यह कथन है, अक्षरंश सत्य है कि उनकी पत्रकारिता ने देश के समस्त भागों में राष्ट्रीय पुनर्जागरण के संदेश को पहुंचाया। अब इनका तीसरा विचार है प्रशासन संबंधी विचार। देखेंगे प्रशासन संबंधी विचार। राजा राम मोहन राय के मन में समाज सुधारक एवं पुनर्जागरण से संबंधित कई विचार थे, परंतु वे मानते थे कि केवल एक व्यक्ति ही सब कुछ नहीं कर सकता, भले ही उसे समाज का पूरा सहयोग भी प्राप्त हो। वे उदारवादी व्यक्ति थे और इस पर बल देते थे कि व्यक्ति को स्वतंत्रता एवं अन्य आवश्यक अधिकार मिलने चाहिए, परंतु वे इस सब कार्य में राज्य की सक्रियता को आवश्यक समझते थे। वे चाहते थे कि राज्य ऐसे कार्य करे जिनसे नागरिकों के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो, तभी जन साधारण का जीवन सुखी बन सकता था। अपने इन्हीं विचारों के कारण उन्होंने 1831 में ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समक्ष प्रशासन सुधार की दृष्टि को निम्नलिखित प्रस्ताव रखे। इनके प्रस्ताव थे जो मुख्य हैं, देखिए, शिक्षित भारतीयों को प्रशासनिक तथा ऊंचे पदों पर नियुक्त किया जाए। दूसरा है न्याय और प्रशासन विभागों को अलग अलग रखा जाए। तीसरा है सदर दीवानी अदालत को हेबियस कॉर्पस रिट देने का अधिकार देकर नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा की जाए। न्याय विभाग में पंचायत और जूरी पद्धति का प्रयोग किया जाए। जमींदारों से लगान की दरें कम कराई जावे। किसानों को कृषि सुधार की शिक्षा दी जाए और उनको भूमि पर मौरूसी प्रदान की जाए। भारत को कुछ मामलों में स्वतंत्रता प्रदान की जाए। अगला है फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को राजभाषा बनाया जाए। अगला है भारत सरकार का प्रशासनिक व्यय कम किया जाए। अगला है नया कानून बनाने से पूर्व जनमत को जान लिया जाए।
ये उनके प्रस्ताव था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समक्ष। अब देखते हैं इनकी न्याय एवं समानता संबंधी विचार क्या थे। इस संबंध में राजा राम मोहन राय ने बहुत कार्य किया। पहले तो वे अंग्रेजी के न्याय का विरोध ही करते थे, परंतु कुछ समय पश्चात वे उससे प्रभावित हुए और उसका समर्थन करने लगे। परंतु इस विचार परिवर्तन का यह अर्थ नहीं था कि वे पूर्ण रूप से अंग्रेजों के न्याय को स्वीकार कर बैठे। 1827 का जूरी एक्ट ही पक्षपात पूर्ण था एवं भेदभाव को बढ़ावा देता था। इसके अनुसार किसी हिंदू या मुसलमान जज को किसी ईसाई के मुकदमे को सुनने के अधिकार से वंचित किया गया था। राजा राम मोहन राय ने इस एक्ट का विरोध किया। उन्होंने इसके विरोध में 5 जून 1829 को ब्रिटिश संसद के समक्ष एक स्मृति पत्र प्रस्तुत किया। 1833 के चार्टर एक्ट के निर्माण के समय उन्हें इंग्लैंड की संसद की प्रवर समिति के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रवर समिति की प्रार्थना पर राजा राम मोहन राय ने प्रचलित न्यायिक और माल व्यवस्था की विवेचना की। अपने सुझाव को प्रस्ताव प्रस्तुत किए तथा अंग्रेजी शासन के अनुचित नियमों की आलोचना की। अंत में उन्होंने भारत में न्यायिक व्यवस्था, माल व्यवस्था एवं नागरिक अधिकारों आदि के संबंध में अनियमितताओं का वर्णन करके इस संबंध में सुधारों के सुझाव प्रस्तुत करने हेतु न्याय और प्रशासन के संबंध में एन एक्सपोजिशन ऑफ द रेवेन्यू एंड जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया पुस्तक प्रकाशित की। अब देखेंगे उनके दूसरे पॉइंट में उनके राजनीतिक विचार क्या थे, नहीं उनके सामाजिक विचार क्या थे। सामाजिक विचार को देखेंगे अब। राजा राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक थे। उस समय के समाज में दुर्भाग्य से अनेक बुराइयां घर कर गई थी। राजा राम मोहन राय ने उन सभी कुप्रथाओं और कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने मुसलमानों शासन की ऐसी नशाकारी देन का खुलकर विरोध किया जिसे हिंदू अपने हृदय में चिपकाए थे। ये कुरीतियाँ विशेष रूप से स्त्रियों की रक्षा से संबंधित थीं। इसके साथ ही राजा राम मोहन राय ने उन तथ्यहीन रीतियों का विरोध किया जो हिंदू धर्म के अज्ञापन के कारण स्वयं ही प्रविष्ट हो गई थीं। इनका पहला विचार है मूर्ति पूजा का विरोध। सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय का ध्यान मूर्ति पूजा की ओर गया। इसका मुख्य कारण था अनेक भक्तों का इस प्रकार की पूजा का वास्तविक लाभ न समझकर केवल अंधी श्रद्धा समर्पित करना था। इस प्रकार की पूजा का राजा राम मोहन राय वेदों उपनिषदों के संदर्भों के आधार पर विरोध करते थे। मूर्ति पूजा के आरंभ होने के कारण यह था कि ब्रह्म के प्रत्यक्ष ज्ञान को असंभव जानकर मूर्ति पूजा का सहारा लिया गया था और उसे आवश्यक समझा गया था। परंतु इसके उत्तर में राजा राम मोहन राय का उपनिषद सम्मत तर्क यह था कि केवल आत्मन की पूजा करनी चाहिए। उनका कहना था कि उपनिषद किसी भी दशा में असंभव बात करने की प्रेरणा नहीं देते। मूर्ति पूजा के स्थान पर शुद्ध पूजा का
उन्होंने सदैव सदैव समर्थन किया है। श्रद्धा विचार के प्रति उचित है। मूर्ति के प्रति श्रद्धा से कोई भी लाभ नहीं। अब जातिगत संकीर्णताओं का विरोध, इन्होंने दूसरा विरोध किया है अपने सामाजिक विचारों में, जातिगत संकीर्णताओं का विरोध। आर्यों ने कर्म के आधार पर समाज को जातीय वर्गों में विभाजित किया था। कालांतर में जन्म से ही जाति का निर्धारण होने लगा। इस विभाजन का समाज के लिए बड़ा विनाशकारी परिणाम हुआ। कुछ लोग श्रेष्ठ बन बैठे तथा अन्य वर्गों से कोई है एवं निकृष्ट समझे जाने लगे। यह संकीर्णता मुसलमान काल में बहुत बढ़ गई थी। यहाँ तक कि अंग्रेजी शासन काल में इसका रूप बहुत ही घिनौना हो गया। इससे समाज टूटने लगा और दूसरे धर्मावलंबियों ने इसका लाभ उठाया। राजा राम मोहन राय इसके हानिकारक फल स्पष्ट दिख पड़े और उन्होंने जाति भेदभाव और ऊंच नीच की भावना का डटकर विरोध किया। उनका निश्चित मत था कि जाति के आधार पर किसी को श्रेष्ठ अथवा है मानना पूर्णतः अनुचित और अन्यायपूर्ण है। कोई व्यक्ति अपनी उपलब्धियों, गुणों एवं मान्यताओं के आधार पर ही श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। B.V. मजूमदार ने राजा राम मोहन राय से दयानंद तक के राजनीतिक विचारों का इतिहास में बताया है कि राजा मोहन राय ने 1829 में लिखा था, मुझे यह बात कहते हुए दुख होता है कि हिंदुओं की वर्तमान धर्म व्यवस्था ऐसी है जिससे कि उनके राजनीतिक हितों की पूर्ति में सहायता नहीं मिल सकती। उनके बीच अगणित विभाजनों और उप विभाजनों को जन्म देने वाली जाति व्यवस्था ने उसको राजनीतिक भावना से पूर्णतया वंचित कर दिया है और असंख्य धार्मिक संस्कारों तथा शुद्धिकरण के नियमों ने उनको किसी भी कठिन और साहसपूर्ण कार्य करने के लिए अयोग्य बना दिया है। मेरे विचार में यह आवश्यक है कि कम से कम उनके राजनीतिक तथा सामाजिक कल्याण के लिए उनके धर्म में कुछ परिवर्तन होने चाहिए। स्पष्ट ही राजा राम मोहन राय का तात्पर्य धर्म संबंधी कुरीतियों प्रथाओं से था, सिद्धांतों एवं दर्शन से नहीं। तीसरी इनकी विचारधारा है परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध। परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध, ये उनका तीसरा सामाजिक विचार है। प्रायः सभी समाजों में जो कोई कार्य एक समय किसी विशेष परिस्थिति में हो जाता है, आगे भी बिना विचार लिए लोग तदनुसार आचरण करने लगते हैं। यही है अंधानुकरण। हिंदू समाज भी इस संबंध में कोई अपवाद नहीं था। हिंदुओं में अनेक वे सिर पैर की परंपराएं पनप रही थीं। राजा राम मोहन राय को इस अंधानुकरण का विनाशकारी फल स्पष्ट दिखाई दिया और उन्होंने इसका प्रबल विरोध किया। यह न आवश्यक है और न उचित कि पिछली पीढ़ियां जिस बात को मानती थी उसे हम अब भी मान रहे हैं। कई बार तो यह भी देखा जाता था कि जिन बातों को उनकी प्राचीनता की
दुहाई देकर रूढ़िवादी लोग समाज पर थोपे रहना चाहते थे। वे वास्तव में उतनी पुरानी नहीं होती और उनके बारे में उनके नहीं होती और अनेक बार उनमें उनके मानने वालों के स्वार्थ निहित रहते थे। विवेक के आधार पर जो श्रद्धा होती है वही उचित होती है। जो लोग अंधे होकर श्रद्धा करते हैं उनमें विवेक रहता ही नहीं और फलतः ये सही रूप से कार्य करने में सफल नहीं हो पाते। राजा राम मोहन राय को यह तर्क एकदम सत्य प्रतीत हुआ और इसी तर्क पर उनका अंधानुकरण का विरोध आधारित था। या तो हमें प्रतीत की भक्ति त्याग कर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होना होगा या अतीत की परंपराओं को शुद्ध रूप देना होगा। तभी हमारा वर्तमान सुखी होगा और सुखी भविष्य की नींव पड़ेगी। राजा राम मोहन राय ने केवल कहकर ही अनुचित बातों का विरोध नहीं किया वरना अपने कार्यों से भी अपने सिद्धांतों को सहारा दिया। समुद्र पार जाने की अनुचित वर्जना की पूर्ण अवहेलना करके वे इंग्लैंड गए और वहां भारतीय हित साधन में कार्य किया। अब नारी उत्थान के लिए इनके क्या विचार थे देखेंगे आगे। चौथा विचार है इनका नारी के उत्थान का समर्थन। सभी अच्छे धर्मों की यह मान्यता है कि देश और समाज के पूर्ण निर्माण के लिए समाज में नारियों को सम्मानित तथा बराबर का स्थान मिलना चाहिए। आर्य जगत में ऐसा ही था। इसे सिद्ध करने के लिए जो अनेकों उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वे बच्चे को ज्ञात है। जहाँ नारी की पूजा हो वहाँ देवताओं का वास बताया गया है, परंतु क्रूर और कामुक मुसलमानों के भारत में आने के उपरांत यहाँ नारी की दशा हीन हो गई। वह भी संपत्ति के सामान रक्षा करने की वस्तु बनकर रह गई। फलतः नारी का अपना स्थान उसके हाथ में जाता रहा और पर्दे तथा सती प्रथा जैसी अमानुषिक परंपराएं समाज में व्यक्त हो गई। राजा राम मोहन राय इस प्रकार की बातों के विरुद्ध तो थे ही कि 1811 में उनके परिवार में उनके बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात बड़े भाई की पत्नी की अनिच्छा होते हुए भी उनके सती किए जाने में राजा राम मोहन राय की हृदय पर भारी मर्मस्पर्शी आघात पहुंचाया। इस अमानुषिक और घृणित घटना ने राजा राम मोहन राय को प्रेरित किया कि वे इस प्रथा को बंद कराने का प्रयत्न करेंगे। उन्होंने तदर्थ आंदोलन छेड़ने का निश्चय कर लिया और तब तक चैन से न बैठने की शपथ ली जब तक इस कुरीति को समाप्त न कर दी। राजा राम मोहन राय ने निष्ठापूर्वक अपनी शपथ का पालन करते हुए आंदोलन को दिनों दिन तीव्रतर किया। अंत में 4 दिसंबर 1829 को वे अपने प्रयास में सफल हुए। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सरकार ने इस प्रथा को अवैध तथा गैरकानूनी घोषित कर दिया।
केवल सती प्रथा को रुकवाने तक ही राजा राम मोहन राय ने अपने कार्य की इतिश्री इतिश्री नहीं समझ ली। कुछ काल से समाज में नारी की जो हीन दशा हो गई थी, उसे सुधारने के लिए वे सतत प्रयत्नशील रहे। उन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का समर्थन किया। साथ ही पति की संपत्ति में स्त्रियों के अधिकार को भी उन्होंने पूर्ण समर्थन दिया। उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण करके ही बंगाल में पुनर्जागरण आगे बढ़ा। अब देखेंगे इनके राजनीतिक नहीं धार्मिक विचार देखेंगे। राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार। राजा राम मोहन राय का ध्यान सर्वप्रथम धार्मिक सुधार की ओर ही गया था। धर्म और आध्यात्मिकता ही उनके संपूर्ण चिंतन का मूल आधार थे। अतः हम यह मान सकते हैं कि वे मूलतः एक धर्म सुधारक ही थे, परंतु धार्मिक सुधार का उनका दृष्टिकोण संकुचित नहीं था। वे केवल हिंदू धर्म के सुधारक ही नहीं थे, उनका संदेश था वह संपूर्ण मानव जाति के लिए था, सभी के लिए उसकी उपादेयता थी। सभी के हित का विचार उनमें निहित था। उनके धार्मिक विचारों के मुख्य निम्नांकित 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है एकेश्वरवाद। राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों का निर्धारण हिंदू धर्म ग्रंथों में ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हुआ था। वे केवल एक ईश्वर में श्रद्धा रखते थे। वे बहुत धार्मिक मनोवृत्ति के थे और धर्म की शुद्धता से उन्हें अटूट प्रेम था। धर्म में जो दूषित परंपराएं आ गई थीं, उनका भी विरोध करते थे। मूर्ति पूजा को उन्होंने किसी भी आधार पर स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका निश्चित मत था कि मूर्ति पूजक में मन में जो श्रद्धा होती है वह आत्मविश्वास ही होता है। उसमें विवेक का कोई स्थान नहीं होता। अंधी श्रद्धा के कारण वह इतना पथभ्रष्ट हो जाता है कि ईश्वर को भूलकर पत्थर को ही पूजने लगता है। अतः उनका आग्रह था कि उपनिषदों में बताई गई आत्मन पूजा ही शुद्ध पूजा है। इसी प्रकार की पूजा सबको करनी चाहिए। दूसरा विचार है इनकी धार्मिक सहिष्णुता। राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों में धर्मांता का कट्टरपन का ही लेस भी नहीं था। वे धार्मिक सहिष्णुता को सर्वाधिक महत्व देते थे। उनके मन में सांप्रदायिक द्वेष का तनिक भी स्थान नहीं था। वे सभी धर्मों को समान आदर करते थे तथा सभी धर्म ग्रंथों को एक सा सम्मान देते थे। ब्रह्म समाज की स्थापना के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य सर्व समन्वय था। वे नैतिकता, पवित्रता, सहानुभूति एवं दया के भावों को सर्वोपरि धर्म मानते थे और उनका प्रयत्न यही रहा कि मनुष्य के मन में ये भाव जागृत हो। धार्मिक मत भेदों को प्रकट करने के लिए वे अति शालीनता से कम देते थे। सार्वभौम धर्म का समर्थन। अगला विचार है इनका राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों ये तीसरा देखेंगे पॉइंट, सार्वभौम धर्म का समर्थन। राजा राम मोहन राय ने सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांतों को स्वीकार किया। वे
वे किसी एक धर्म के अंधानुकरण के पक्ष में नहीं थे। वे सर्व धर्म संभव के प्रवर्तक बने। मोनियर विलियम्स के अनुसार राजा राम मोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म विज्ञान की तुलनात्मक अध्ययन एवं अनुसंसाधना किया। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि धार्मिक विभेद और विषमताएं मिट जावें। डॉक्टर शिवनाथ शास्त्री ने ब्रह्म समाज के इतिहास में लिखा है कि एक सच्चे ईश्वर का सिद्धांत सभी धर्मों का सामान्य तत्व है और इसीलिए मानव जाति में सार्वभौम धर्म का मूलभूत अंश है। नए युग के अग्रदूत के रूप में उन्होंने मनुष्यों के सामने एक नया धर्म रखा जिसकी सहानुभूति सार्वभौमिक थी, जिसका मूलभूत सिद्धांत यह था कि मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है। के.पी. करुणाकरण का मत है कि राजा राम मोहन राय विश्व धर्म मानने लगे तथा उनके दृष्टिकोण में विश्व की व्यापकता समाहित हो गई। इनके चौथा विचार देखेंगे, मानवतावाद। राजा राम मोहन राय की सच्ची मान्यता थी कि जो मानव मात्र की सेवा करता है वह ईश्वर की ही सेवा करता है। इस प्रकार वे सच्चे मानवतावादी वे एक ऐसे समाज की रचना करना चाहते थे जिसके आधार पर दया, सहानुभूति, सहयोग, प्रेम, सहनशीलता व बंधुत्व हो। वही समाज दृढ़ हो सकता है। जैसे समाज की रचना हेतु ही उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रस्तुत किया जो अधिकारों और स्वतंत्रता से संबंध में थी। उन्होंने मुख्य रूप से मानवतावादी दृष्टिकोण को ही अपनाया और इसे जीवन दिया। इस हेतु राजा राम मोहन राय ने साहस पूर्वक ऐसे ठोस पग उठाए जिससे धर्म अमानुषिक प्रवृत्तियों से मुक्त हो सके। मानवता की उपासना करने को ही वे सर्वोपरि धर्म मानते थे। अपने मानवतावादी दृष्टिकोण के आधार पर ही उन्होंने धर्म में उत्पन्न हो कोई ऐसा कुप्रथाओं एवं निरर्थक परंपराओं का विरोध किया, जैसे कि मूर्ति पूजा, सती प्रथा, बलि प्रथा, शिशु हत्या आदि। ये रहा राजा मोहन राय के विचार, राजनीतिक विचार, सामाजिक विचार, धार्मिक विचार। कल अपन लोग एक नए टॉपिक में आएंगे, बाल गंगाधर तिलक एवं उनके संबंधित विचार।